हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सोराइसिस के ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये ट्रिगर फैक्टर्स होते क्या हैं? तो ट्रिगर फैक्टर्स ही वो कारण हैं जिनसे आपके शरीर पर पहली बार या ठीक होने के बाद दोबारा सोराइसिस पैदा होता है। और ये जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं वो कभी कभी एक्सट्रिंजिक यानी शरीर के बाहर के होते हैं और कभी कभी इंट्रिंजिक यानी शरीर के अंदर के होते हैं। अब पहला सवाल ये उठता है कि हमें इन ट्रिगर फैक्टर्स को क्यों जानना चाहिए। तो उसके दो कारण हैं। पहला ये कि अगर आपने अपने ट्रिगर फैक्टर्स को पहचान लिया और उसको दूर कर दिया तो आपने सोराइसिस को होने से पहले ही रोक दिया। दूसरा कारण ये, अब जो नई दवाएं, नए इलाज या नए ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज को ढूंढा जा रहा है वो इन्हीं ट्रिगर फैक्टर्स पे ही बेस्ड है। अब इसके बाद एक सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में इन ट्रिगर फैक्टर्स की वजह से सोराइसिस होता है। तो उसके लिए एक स्टडी, आप उसका डेटा देखिए। 70% से ज़्यादा मरीजों ने बोला है कि जब उनको सोराइसिस हुई तो वो स्ट्रेस में थे। 60% से ज़्यादा पुरुष और 20% से ज़्यादा महिलाएं स्मोकर थीं। 20% से ज़्यादा मरीज किसी न किसी इन्फेक्शन के शिकार थे। 20% से ज़्यादा मरीज कोई ना कोई ये सोराइसिस पैदा करने वाली मेडिसिन ले रहे थे। और 36% महिलाओं ने ये बोला है कि जब उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेज हुए, जैसे प्यूबर्टी या मेनोपॉज, तब उनका सोराइसिस फ्लेयर अप हुआ। तो अगर आप सोराइसिस के ट्रिगर फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके दूर कर लेते हैं तो बहुत हद तक ये चांस है कि आपने सोराइसिस को होने से पहले ही रोक दिया। अब आज इस वीडियो में मैं आपको 26 ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें से 13 मॉडर्न मेडिकल साइंस के हैं और 13 आयुर्वेद से हैं। ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के 13 फैक्टर्स हैं, इन पर जहाँ भी स्टडीज होगी वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। हमारा पहला ट्रिगर फैक्टर्स है कोएबनर फिनोमेना। इसका क्या मतलब है? अगर आपके शरीर पर सोराइसिस है और आपको कहीं से चोट लग जाती है तो उस चोट वाली जगह पे भी फिर से आपको सोराइसिस हो सकती है। कैसी चोट? तो या आपको खरोच लग जाए, या कोई कीड़ा काट ले, आप वैक्सीनेशन करा लें, या बहुत देर तक धूप में रहें, सनबर्न हो जाए, तो ये सारी चोटें फिर से सोराइसिस पैदा कर सकती हैं। इससे आपको बच के रहना चाहिए। और ये जो कोएबनर फिनोमेना है, ये सोराइसिस के साथ साथ सफ़ेद दाग यानी विटिलिगो के मरीजों में भी पाया जाता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है इन्फेक्शन, स्पेशली स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन की वजह से फेरेंजाइटिस यानी गले में सूजन या खराश होती है। और जब ये इन्फेक्शन होता है और ठीक हो जाता है, उसके कुछ दिन बाद सोराइसिस डेवलप होती है और स्पेशली गटेड सोराइसिस डेवलप होती है। गटेड सोराइसिस का एक टाइप है जिसे आप टाइप वाली वीडियो में देख सकते हैं। तीसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब भी शरीर में हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन होते हैं तब ये सोराइसिस फ्लेयर अप हो सकता है। मेनली ये प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी और मीनोपाज के टाइम पे पाया जाता है। एक और कंडीशन है हाइपोकैल्सीमिया। शरीर में जब कैल्शियम की कमी होती है तब यह सोराइसिस फ्लेयर अप होता है। इसीलिए सोराइसिस के इलाज में विटामिन D3 का सप्लीमेंट जरूर दिया जाता है। चौथा है साइकोजेनिक स्ट्रेस, यानी ऐसा स्ट्रेस जो आप ज़्यादा सोचने या बेवजह किसी चीज़ से डरने की वजह से डेवलप करते हैं। जब ये स्ट्रेस शरीर में डेवलप होता है तो कॉर्टिसॉल रिलीज होता है, ज़्यादा अमाउंट में कॉर्टिसॉल रिलीज होता है। और ये ज़्यादा कॉर्टिसॉल हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से सोराइसिस का फ्लेयर अप होता है। पांचवा है कुछ दवाएं जिनकी वजह से सोराइसिस डेवलप हो सकती हैं। जैसे उसमें बीटा ब्लॉकर है, लिथियम है, एंटी मलेरियल है, एनसेड्स हैं और टेट्रासाइक्लिन्स हैं। इनसे जो है सोराइसिस फ्लेयर अप हो सकता है। और एक बहुत बड़ा कारण है सडन विड्रॉल ऑफ स्टेरॉयड। अगर कोई सोराइसिस का मरीज स्टेरॉयड, ओरल स्टेरॉयड पे है और अचानक से वो उस स्टेरॉयड को बंद कर देता है तो सोराइसिस के फ्लेयर अप होने के चांस रहते हैं, स्पेशली गटेड सोराइसिस और इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। तो अगर आपको सोराइसिस है, सोराइसिस की हिस्ट्री रही है, तो खाने वाले जो स्टेरॉयड है उनको बहुत सावधानी से या डॉक्टर की निगरानी में ही इस्तेमाल करें। इसके बाद छठा आता है हैवी अल्कोहल कंजप्शन। जब हैवी कंजप्शन होता है अल्कोहल का तो उसकी वजह से इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है, जिससे सोराइसिस का फ्लेयर अप हो सकता है। सातवां स्मोकिंग। स्मोकिंग से शरीर में निकोटीन जाता है जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और उसकी वजह से सोराइसिस फ्लेयर अप होता है। आठवां है ओबिसिटी यानी मोटापा, यानी हाई बॉडी मास इंडेक्स। और ये दो धारी तलवार है। होता यह है जब भी ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता है तो सोराइसिस फ्लेयर अप करता है। और जब सोराइसिस फ्लेयर अप करता है तो जो सोराइसिस का मरीज है वो काफ़ी हद तक डिप्रेशन या साइकोजेनिक स्ट्रेस में रहता है, जिसकी वजह से वो अल्कोहलिज्म या बिंज ईटिंग, जरूरत से ज़्यादा खाने की तरफ जाता है और उसकी वजह से मोटापा भी बढ़ता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो अगर आपको सोराइसिस की हिस्ट्री है और आपका वजन ज़्यादा है तो आपको किसी भी तरीके से अपना वजन घटाना पड़ेगा। इसके बाद आता है नवा कोल्ड एंड ड्राई वेदर। जब भी ठंड का मौसम आता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, स्किन सूखने लगती है, जिससे सोराइसिस फ्लेयर अप करता है। इसीलिए ठंड के मौसम में सोराइसिस के केस सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं।
10वां है लॉन्ग सन एक्सपोजर, सनबर्न, या बहुत देर तक धूप में रहे, सनबर्न हो, तो ये भी सोराइसिस को फ्लेयर अप करता है। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइक्रोबायोटा डिस्बायोसिस। हमारा जो स्किन है या हमारा जो गट है यानी कि आते हैं, इनमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं। अब हम लोग ये स्किन केयर रूटीन के चक्कर में या बहुत केमिकल वाली चीज़ें जब अपने स्किन पर यूज करते हैं तो ये माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होता है, या बार बार एंटीबायोटिक खाने से, बेवजह एंटीबायोटिक खाने से, या ख़राब डाइट की वजह से ये जो गट के माइक्रोबायोम है ये भी डिस्टर्ब होता है। और जब ये माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब होता है तो ये सोराइसिस को फ्लेयर अप करता है। एक स्टडी अभी कुछ दिन पहले मैंने देखी थी, उसमें कहा गया है कि अब जब खाना खाते हैं और वो जब डाइजेस्ट होता है तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ केमिकल मैसेंजर्स रिलीज करते हैं, और ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं ये हमारी बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, और जब ये कंट्रोल हटता है तो शरीर में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें से एक सोराइसिस डेवलप होना भी है। इसके बाद जो 12वां बताया गया वो बताया गया है डिसरेगुलेटेड लिपिड मेटाबॉलिज्म, यानी अगर फैट का मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो सोराइसिस फ्लेयर अप हो सकता है। इस पर मैंने अभी 2-3 दिन पहले की स्टडी पढ़ी थी, 12 दिसंबर 2025 को, पोटेंशियल बायोमार्कर फॉर टारगेटेड सोरियासिस थेरेपी डिस्कवर्ड। आवर रिजल्ट शोज दैट सोरियासिस इज काज्ड नॉट ओनली बाय अ मिसडायरेक्टेड इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स बट आल्सो बाय चेंजेस इन द फैट मेटाबॉलिज्म ऑफ स्किन सेल्स, सेज अरविंद वांगनर। मतलब कि केवल इम्यून सिस्टम के डिस्टर्ब होने से सोराइसिस नहीं होता है, बल्कि फैट का मेटाबॉलिज्म, स्किन में जो फैट का मेटाबॉलिज्म अगर वो डिस्टर्ब है तो उस पर भी सोराइसिस हो सकता है, और इसी पे टारगेट करके नई डिस्कवरी की जा रही, नया ट्रीटमेंट खोजा जा रहा है। तो ये 12वां था। 13वां लास्ट है, फूड, ऐसा खाना जो आपके शरीर में NLRP3 पाथवे इंड्यूस करके शरीर में इन्फ्लेमेशन करता हो, ऐसा खाना आपको अवॉइड करना है। इस खाने की वजह से सोराइसिस फ्लेयर अप करता है। ये जो NLRP3 है इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो, डाइट वाली जो वीडियो, उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो ये 13 जो ट्रिगर फैक्टर्स थे वो मॉडर्न मेडिकल साइंस के थे। अब हम लोग आयुर्वेद के ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें भी 13 फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला है दोषों की दृष्टि। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो सोराइसिस है, इसको एक कुष्ठ बोलते हैं, ये त्रिदोष और स्पेशली वात और कफ की वजह से होता है, इनकी दृष्टि की वजह से होता है। तो इसमें बताया गया कि अगर सोराइसिस में वात की दृष्टि होगी तो ड्राइनेस और स्केलीनेस बढ़ेगी, यानी कि वो पपड़ी निकलेगी सफ़ेद सफ़ेद। दूसरा, अगर पित्त की दृष्टि होगी तो इन्फ्लामेशन और रेडनेस यानी लालपन पाया जाएगा, और कफ की दृष्टि होगी तो इसमें ईचिंग बढ़ेगी और सिक्रीशन बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर है आम संचय। आम संचय क्या है? हम लोग खाना खाते हैं और अगर वो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, मंदाग्नि है, डाइजेस्टिव फायर कम है, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ और वो पेट में पड़ा रहा, तो उनसे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और ये टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं, जिनको आम कहते हैं। आम संचय इसी को कहते हैं। तो अगर आम संचय हुआ, ये टॉक्सिन्स इकट्ठा हुए, तो वो सोराइसिस को फ्लेयर अप कर सकता है। तीसरा है विरोधी अन्नपान, यानी 2 ऐसे फूड आइटम्स जिनको अगर आप अलग अलग खाएं तो वो कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनको आपस में आप मिक्स कर दें तो वो नुकसान कर देंगे, सोराइसिस को फ्लेयर अप करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है कि आपको दूध और मछली, इसको एक साथ नहीं खाना है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि दूध भी अभिसंधी है और मछली भी अभिसंधी है, यानी हार्ड टू डाइजेस्ट है, ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, इनमें फैट कंटेंट ज़्यादा, और अगर आप इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ये महाअभिसंधी हो जाते हैं, मतलब ये डाइजेस्ट करने में बहुत कठिन हो जाते हैं। तो इसकी वजह से सोराइसिस फ्लेयर अप होता है। यह बताया गया कि आपको नवान्न का प्रयोग नहीं करना। नवान अन्न की मतलब खेत में पैदा हुआ और घर ले आया, सीधे खाने लगे। बड़े बूढ़ों ने कहा है कि आपको नए अन्न को रख लेना है, पुराने अन्न को खाना, क्योंकि नए अन्न अभिसंधी होते हैं, ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते। तो विरोधी अन्नपान और नवान्न, इन दोनों के प्रयोग से सोराइसिस फ्लेयर अप होता है। चौथा है वेगावरोध, जो नेचुरल अर्ज है, जैसे छींक आना, ये आपका डिफिकेशन, ये मल त्याग या यूरिनेशन, मूत्र त्याग, अगर ये अर्ज आते हैं और आप इनको बहुत देर तक रोक के रखते हैं तो ये भी कारण है सोराइसिस के फ्लेयर अप का। पांचवा है कि अगर आपने खाना खाया और उसके तुरंत बाद आप एक्सरसाइज करने लगते हैं या आप धूप में बैठ जाते हैं तो ये भी सोराइसिस फ्लेयर अप कर सकता है। छठा, आप धूप से उठ के आए या आपने कोई बहुत हार्ड वर्क, मेहनत वाला काम किया, या आप डरे हुए हैं, स्ट्रेस में हैं, उस कंडीशन में आप बहुत ठंडा पानी पी लें या ठंडे पानी से नहा लें, यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर सडन चेंज हुआ, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी जब होगा तब ये सोराइसिस फ्लेयर अप हो सकता है। सातवां है अध्यसन, आपने खाना खाया और वो खाना अभी तक डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है और उसके बाद आपने फिर से खाना खा लिया, तो वहाँ फिर वही आम संचय होगा, टॉक्सिन्स डेवलप होंगे, जिसकी वजह से सोराइसिस फ्लेयर अप होता है।
8वां गलत तरीके से उपवास करना या बहुत ज़्यादा उपवास करना, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप गलत तरीके से करने लगें या आप बहुत देर तक भूखे रहें तो ये भी सोराइसिस फ्लेयर अप कर सकता है। 9वां दिवास्वप्न, यानी अगर आप दिन में सोते हैं कफ बढ़ेगा जिससे सोराइसिस फ्लेयर अप हो सकता है। 10वां जो है ये जो ठंड का मौसम, ये आयुर्वेद में भी बताया गया, ये वात को बढ़ाता है जिसकी वजह से सोराइसिस फ्लेयर अप होता है। 11वां पाप कर्म यानी गलत काम करना, ये ऐसे तो रिलेटेबल नहीं लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप पाप कर्म करते हैं तो आप उसको लेकर रेगुलर स्ट्रेस में रहेंगे तो सोराइसिस फ्लेयर अप होगा। 12वां शोक चिंता, जो डिप्रेशन वाला पार्ट है, साइकोजेनिक स्ट्रेस वाला पार्ट है, इसकी वजह से भी सोराइसिस होता है। 13वां सुश्रुत में बताया गया है कि सोराइसिस जो है वो पूर्व जन्मकृत कर्मों की वजह से भी होता है। खैर इस पॉइंट से मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ लेकिन सुश्रुत ने बताया तो आपको बता दे रहा हूँ। तो ये कुल 13 पॉइंट थे, 13 ट्रिगर फैक्टर्स थे और 13 मॉडर्न मेडिकल साइंस के और 13 आयुर्वेद के ट्रिगर फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सोराइसिस डेवलप कर सकता है। अब अगर इन कंक्लूजन देखा जाए तो टोटल 4 कैटेगरी बनती है। पहला तो है केमिकल्स, चाहे वो मेडिसिन के फॉर्म में हो, स्किन केयर के फॉर्म में हो, इनकी वजह से सोराइसिस डेवलप हो सकता है। दूसरा है डाइट में अगर इरेगुलरिटी है, डाइट ठीक नहीं है तो सोराइसिस फ्लेयर अप हो सकता है। तीसरा जो है वो स्ट्रेस है कि अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो सोराइसिस फ्लेयर अप हो सकता है। और चौथा एडिक्शन, जैसे कि अल्कोहल और स्मोकिंग के बारे में है, तो अगर आप अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं तो सोराइसिस फ्लेयर अप हो सकता है। टोटल देखा जाए तो ये 4 कैटेगरी बनती है। तो कंक्लूजन यही कि इन 4 कैटेगरी से आपको दूर रहना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी सोराइसिस के मरीज हैं इन सभी में ये सभी ट्रिगर फैक्टर्स नहीं पाए जाते हैं। हर मरीज में अलग अलग ट्रिगर फैक्टर्स पाए जाते हैं, हर मरीज के लिए अलग अलग ट्रिगर फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर आप इनमें से या पहले से भी कोई ट्रिगर फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, आपको पता चलता है कि ये मेरा ट्रिगर फैक्टर्स है, उसको कहीं नोट कर लीजिए और आप कोशिश करिए लाइफ लॉन्ग उस ट्रिगर फैक्टर से दूर रहिए, तभी आप इस सोराइसिस को सही से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में था। अगली वीडियो में हम लोग सोराइसिस के डाइट और लाइफ स्टाइल की, हमको कौन सी डाइट नहीं यूज करनी है और कौन सी डाइट यूज करनी है, और कौन से लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हैं जिनको हमको अवॉइड करना है, छोड़ देना, और इनको नए जो लाइफ स्टाइल फैक्टर्स उनको अपनाना है, इस पर बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपके किसी भी काम आती है, आपकी किसी तरह से हेल्प करती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो से संबंधित, सोराइसिस के ट्रिगर फैक्टर से संबंधित या सोराइसिस से संबंधित आपका कोई सवाल है, सुझाव हो, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।